आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। इस बार के समाचारों में आप देखेंगे कि प्रकृति और पर्यावरण से खिलवाड़ का क्या प्रभाव पड़ता है और सरकारों ने कैसे हाथ खड़े कर दिए हैं। हम देखेंगे कि उत्तराखंड की सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर हल्द्वानी के लोगों को बर्बाद करने का, हिंदू मुसलमान कार्ड को जारी रखने का बीड़ा कैसे उठाया, मीडिया की आंखें और मुंह पर पट्टी कैसे बंधी। हम बात करेंगे केसरिया जी मंदिर की, मंदिर में संपत्तियों की और संपत्तियों को संभालने वाले देवस्थान विभाग की। हम बात करेंगे पैसों की कमी का बहाना करके देवस्थान विभाग कैसे निजीकरण पर आमदा है। हम बात करेंगे ठेका कर्मियों की, ऐसे कर्मचारियों की जो निविदा पर लगे हैं, ऐसे कार्मिकों की जिनके प्रति संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, ऐसी महिलाओं की, उन महिलाओं की जिन्हें आज भी दिन में 8 घंटे काम करने में मात्र 50 रुपए मिलते हैं। अंत में हम जागरूक समाचार की खबरों के असर की बात करेंगे। सबसे पहले हल्द्वानी और जोशीमठ की बात। सरकारी तंत्र का ही हिस्सा है न्याय व्यवस्था। इसी न्याय व्यवस्था के चलते उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित रूप से 4400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इसे अतिक्रमण माना और 7 दिन में अतिक्रमण हटाने अर्थात बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए हैं। इससे 50,000 नागरिक, जिनमें बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, 2 मंदिर, 20 मस्जिद, 3 सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, 1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आदि को 8 जनवरी तक हटाने के आदेश हो गए हैं। पूरे देश में 50,000 लोगों के भविष्य पर सवाल उठ गया। ये भी सवाल उठा कि अतिक्रमण है तो उन्हें बिजली, पानी, सड़कें आदि क्यों दिए गए? क्या अतिक्रमण करके 3 सरकारी स्कूल बनाए गए? 1 स्वास्थ्य केंद्र कैसे बना? 7 दिन में कोई सालों से बसाए घरौंदों को एकाएक खाली करके कैसे जाए? लोग सड़कों पर उतर गए। मुख्य मीडिया में इस मसले को भी हिंदू मुस्लिम कोण से उछाला जाने लगा। खैर, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। जोशीमठ मामले में 4 वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं। उनका सारांश ये है: एनटीपीसी की तपोवन विष्णु घाट टनल का निर्माण। दूसरा, शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था न होना। तीसरा, पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसा शहर। चौथा, क्षमता से अधिक अनियंत्रित निर्माण कार्य और पर्यटकों का जमावड़ा। और 5वां, अलकनंदा नदी में हो रहा भू कटाव। जोशीमठ का शिवलिंग तक धंस रहा है और पूरा शहर सड़कों पर आ गया है। देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हो चुका है। सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। ये जो उग्रता है ये आपने सड़क पर देखी है। हजारों लोग केवल एक कॉल पर, एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा। और परसों एनटीपीसी का दफ्तर बंद रहेगा, एनटीपीसी का घेराव होगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार जनता का इंतजाम नहीं करती है, जनता जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। अगर तब भी नहीं चेतते हो तो और उग्र किया जाएगा। हमको उग्रता दिखाने पर मजबूर न करे सरकार, ये हम कहना चाहते हैं। देश के मंदिर, मठ और देवालयों के नाम पर अकूत संपत्ति है। आश्चर्यजनक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष देश में राजस्थान राज्य में मंदिरों के रखरखाव आदि के लिए एक सरकारी विभाग बना है। नाम है देवस्थान विभाग। यह उदयपुर में स्थित है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर केसरिया जी मंदिर है। बताया जाता है कि यह मंदिर 1300 साल पहले बना। हमेशा विवादों में रहा।
तथा आज भी इस मंदिर के स्वामित्व को लेकर दिगंबर, श्वेतांबर, जैन और ब्राह्मण का विवाद जारी है। वहीं आदिवासियों का मानना है कि ये मंदिर उनके आदिवासियों का है, उनके काला बावजी का है। इस बारे में पूर्व में विवाद भी हुआ था, जिसमें गोड़ी का रामलाल पुलिस गोली से मारा गया और 11 अन्य घायल हुए थे। केसरिया जी मंदिर की अथाह संपत्ति है, जिसका धनपति उनके मुनाफे के लिए उपयोग कर रहे हैं। वहीं कई घपले हैं जिनका सूचना के अधिकार कानून के तहत रमेश लोहार द्वारा देवस्थान से रिकॉर्ड एकत्रित किया जा रहा है, पर विभाग आनाकानी कर रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि देवस्थान विभाग में धन की कमी की वजह से धर्मशालाओं को संभालने के लिए कार्मिक नहीं रख सकते, इसलिए इसे ठेके पर देने की तैयारी कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि देवस्थान विभाग दुकानदारों से 61,26,845 रुपए तथा खदानों के 1,70,27,750 रुपए बकाया की वसूली के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा है। इस बारे में मजदूर किसान हक संगठन खेरवाड़ा ने उपखंड अधिकारी खेरवाड़ा के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरकारी संपत्तियों, जो वास्तव में जनता की संपत्तियां हैं, की सुरक्षा करने, धर्मशालाओं को ठेके पर देने की बजाय स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के विरुद्ध तथा युवाओं को रोजगार देने के लिए आंदोलन किया जाएगा। देश में शिक्षा नीति को लेकर जितने प्रयोग किए गए वो आज भी किए जा रहे हैं, उतने प्रयोग अन्य किसी भी नीति के लिए नहीं किए गए। सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का बट्टा बिठा दिया गया और अब विदेशी विश्वविद्यालयों को खोलने की भी खुली छूट दी जा रही है। शिक्षा का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है, जहां धनपतियों के बच्चे ऊंची ऊंची डिग्रियां लेंगे और सरकारी संस्थानों से नाम मात्र की डिग्रियां लेकर गरीब युवा भटकते रहेंगे। तरह तरह के कंपटीशनों का ढकोसला चलता रहेगा, कोचिंग संस्थान मालामाल होते रहेंगे। गिनती की वांट्स के लिए रोजगार की आस में लाखों युवा फॉर्म भरते रहेंगे, दूर दराज से परीक्षाएं देते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे और युवक युवतियों के सपनों पर पानी फिरता रहेगा। वही वैकेंसियां खाली ही रहेंगी। संविदा, ठेका या गेस्ट फैकल्टीज पर लगे युवाओं का सालों तक शोषण चलता रहेगा। कार्यालयों में संविदा या ठेके पर लगे युवाओं को स्थायी करने और खाली पदों को भरने की कहीं कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। दलगत पार्टियों को जातिवाद और सांप्रदायिकता फैलाने जैसे तैसे वोट कबाड़ने और सत्तासीन होकर धनपतियों को अति लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं बनाने और भ्रष्टाचार करने से ही फुर्सत नहीं है। ऐसा ही एक मामला सरकारी स्कूलों का है, जहां मिड डे मील या दोपहर का भोजन बनाने वाली महिलाओं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में चौकीदारी करने और भोजन बनाने वालों का है, जिन्हें आज भी 8 घंटे प्रतिदिन काम करने वालों को प्रतिदिन लगभग 50 रुपए दिहाड़ी मिलती है। ऐसी धौंस पट्टी करने वाले अफसरों और दिन रात वोटों का ध्यान रखकर लोगों को आपस में लड़ाने, पुलिस की दलाली करने और बड़े बड़े वादे करने वाले नेताओं का ध्यान ही नहीं जाता। ऐसी महिलाएं, जिन्हें कुक कम हेल्पर कहा जाता है, केवल खेरवाड़ा, नया गांव तथा ऋषभदेव तहसील की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 1000 है। मजदूर किसान हक संगठन के सहयोग से सभी महिलाएं एकत्रित हुई तथा हेल्पर कम कुक संघर्ष समिति बनाकर संघर्ष तेज कर दिया है। महिलाओं ने केसरिया जी में सभी को स्थायी करने, समय पर और चेक से पेमेंट करने और कम से कम नरेगा मजदूरों के बराबर न्यूनतम मजदूरी देने जैसी मांगों को लेकर जुलूस निकाला। और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। 1740 रुपया अभी मिलता है, न्यूनतम मजदूरी सर 2001 से काम करे, पूरी बनी तब से काम करे। अब 1300 रुपये से हमारे क्या होगा, उसमें 3 पैसे हमारे काट देते हैं, फिर हमारे पैसा कट जाता है। खाते में आना चाहिए, वो भी नहीं देते। और पैसे हमारे खाते में आने चाहिए 6 महीने में एक बार से लगे 6 महीने
वो भी 6 महीने का देते हैं सब। स्कूल खाते में डालते हैं, हमारे खाते में थोड़ी नहीं आ रहे। 6 महीने में अभी 6 अभी महीने तो महीना भी नहीं है। बात तो अगस्त में आ गया भाई है, अभी तक आ गया नहीं। पैसे आते हैं उनके खाते में आते हैं, सर पे इनके पीछे घूमना पड़ता है, फिर हमको वो पैसे देते हैं हमको। हमारे सीधे हमारे खाते में पैसा होना चाहिए, हमारे बैंक अकाउंट में है उसमें पैसे आने चाहिए। वो पैसे निकाले फिर हम उनकी पीछे जाए, हमारे दिन तो मजदूरी फिर हमारा काम करते करते उनके पास जाना पड़ता है, फिर बैंकों में हमको लाइन में लगना पड़ता है। सर हमारे खाते उसमें हमारे खाते के अंदर ही पैसे आ जाए। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि शीघ्र मांगे नहीं मानी गई तो जिला कलेक्टर कार्यालय पर पड़ाव डाला जाएगा। अब बात करते हैं जागरूक समाचार की खबर के असर के बारे में। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम सहारण से बातचीत करने वाले एपिसोड की चौतरफा चर्चा रही और साहित्य अकादमी की सरस्वती सभा का विधिवत गठन हो गया है। अब देखना है कि प्रकाशन के लिए कैसी पांडुलिपियों का चयन होता है, संस्थानों को आवंटित फंड का गुणात्मक उपयोग होता है या नहीं, गतिविधियां स्तरीय होती है या महज खानापूर्ति। इस पर भी नज़र बनी रहेगी कि कितना जनतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से अकादमिक का काम होता है। दरियावत की सभा में पैसा ग्राम सभा की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी और उसके कुछ दिन बाद ही कमिश्नर ने आदेश निकालकर गांव-गांव में पैसा ग्राम सभाओं के गठन का एक बार फिर आदेश निकाला है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए समाचारों और विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, जोहार। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।